नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। उत्तराखंड राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। दशकों से देश के कई हिस्सों में निवास कर रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपनी मातृभूमि से जुड़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और इन्हीं प्रवासियों को, इस राज्य के लोगों को धामी सरकार सम्मानित करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हो रहा है। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंड परिसर गठन करने की भी घोषणा की। इस प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित होने हैं, जिनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। 1 दिवसीय सम्मेलन रहने वाला है। 3 सेशंस होंगे। धामी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता को, अपने कौशल को साबित कर देने वाले उत्तराखंड के लोग, उन्हें सम्मानित करेंगे। उन प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम जिन्होंने रोशन किया, उन प्रवासियों को धामी सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मानित करने की सारी तैयारियां की गई है। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे, विधायक विनोद चमोली सहित कई अन्य अतिथिगण भी वहां मंच पर उपस्थित दिखाई देंगे। लखनऊ की महापौर जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई, और मैं सच बताऊं तो मैं जब 16 साल का रहा हूँगा तब मैं भी लखनऊ पहुँच गया था, और बहुत बाल्यकाल में तो सुषमा दीदी और हम सब साथ में वहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हो, लगातार साथ साथ संघर्ष करते थे। हमारे राज्य की मुख्य सचिव, और अब तो इनको मैं कहता हूं मातृशक्ति की प्रतीक है। पहली मुख्य सचिव है मातृशक्ति के रूप में राधा रतूड़ी जी। मुख्य सचिव राजस्थान, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखा था, श्री सुधांशु पंत जी। मैं आपको देख के बड़ा गदगद हुआ कि जो है, जैसे ही मैंने आपको अंदर देखा यहाँ, और मैं वास्तव में आप सभी का बड़ा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इतने एक मुख्य सचिव की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं अपने राज्य में, उसके बावजूद आप यहाँ पहुंचे। हमारे सचिव वाणिज्य भारत सरकार श्री सुनील बर्थवाल जी, और सुनील बर्थवाल जी से अभी पिछले दिनों ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। वहीं उत्तराखंड में 38वें खेलों के आयोजन की तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से शुरू होंगे, 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी, और इस चिट्ठी के जरिए, इस लेटर के जरिए यह भी बताया गया कि खेलों के सफल आयोजन को भारतीय ओलंपिक संघ ने 5 समितियों का गठन किया है। उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है, उनकी ये जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में हुए बवाल को लेकर एक बार फिर से सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तरकाशी दौरे के बाद प्रशासन ने वहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी और डीएसपी प्रशांत कुमार को अटैच कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी मस्जिद प्रकरण में अभिलेखों की दोबारा जांच करवाने के लिए, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं हुई, इस बारे में पता लगाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जांच की बात कही गई है। सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन को दोबारा भूमि अभिलेखों की जांच करने के ये निर्देश जारी किए गए। किसी भी प्रकार की यदि कोई भी छेड़छाड़ की गई है तो इसकी रिपोर्ट जल्द ही सबके सामने होगी, स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिस भी जांच की जरूरत पड़ेगी वो जांच जरूर करवाई जाएगी। बता दें आपको, बुधवार को सीएम धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां सीएम ने समीक्षा बैठक की। इसी बीच मस्जिद प्रकरण को लेकर जो बवाल हुआ, ये मुद्दा उस बैठक में उठा, जिसके बाद सीएम धामी ने कार्रवाई करने, अभिलेखों की जांच करने के निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में लव लैंड और थूक जिहाद की घटनाएं
किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात सीएम धामी की तरफ से यहां संबंधित अधिकारियों से कही गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही रामनगर संयुक्त चिकित्सालय सहित आधा दर्जन चिकित्सा इकाइयों को मोड से हटाकर अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। यानी कि अब उन पर इन्हीं का कंट्रोल रहेगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद इस बारे में घोषणा की, ये जानकारी दी। साथ ही विभागीय अधिकारियों को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। डॉक्टर रावत ने बताया, राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीपीपी मोड में संचालित सभी 9 चिकित्सा इकाइयों का अनुबंध समाप्त करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय बोराड़ी और अन्य 2 इकाइयों को पहले ही सरकार अपने कंट्रोल में ले चुकी है। उन्होंने कहा, पीपीपी मोड में संचालित अस्पतालों को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थी और उन्हीं शिकायतों की वजह से ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब सरकार खुद इन अस्पतालों का संचालन देखेगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। उधर उत्तराखंड सचिवालय में आईएएस अधिकारी से दुर्व्यवहार मामले में अब आईएएस एसोसिएशन भी कूद पड़ा है। एसोसिएशन ने इस पूरे प्रकरण पर फौरन कार्रवाई की मांग करते हुए आईएएस अधिकारी और सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम को अपना समर्थन देने से जुड़ा पत्र जारी किया। आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से दुर्व्यवहार मामले में जहां एक तरफ तो तमाम संगठन अफसर के पक्ष खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ ने भी मीनाक्षी सुंदरम को समर्थन देने से जुड़ा पत्र जारी कर दिया। आईएएस एसोसिएशन के सचिव दिलीप जावलकर के हस्ताक्षर से जारी हुए इस पत्र में बॉबी पवार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। संगठन ने उत्तराखंड सरकार के सचिव और उनके कार्यालय स्टाफ पर हमले की कड़ी निंदा की। संगठन ने एक पत्र में यह भी लिखा कि आईएएस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देना और उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहा है। इससे सचिवालय में सचिव के कार्यालय का काम बाधित हुआ। इसकी वजह से उन्होंने ये मांग की कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और इस तरह से इनके विवाद में ये आईएएस एसोसिएशन भी अब कूद पड़ा है। उधर विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर से पंच पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के मौके पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और तीर्थ पुरोहित वहां पर मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड 4 धाम में से श्री केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट 4 नवंबर को और गंगोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। श्री रुद्रनाथ और श्री तुंगनाथ भगवान के कपाट भी बंद हो चुके हैं। श्री महामेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर चंपावत से पहुंची गोलू देवता की डोली का भव्य स्वागत हुआ। भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालुगण नजर आए। उन्होंने गोलू देवता के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। बता दें आपको, हर की पौड़ी पहुंचने के बाद डोली को पवित्र गंगा में स्नान करवाया गया। हर साल की तरह इस साल भी गोलू देवता की डोली के स्वागत में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। चंपावत से आए इस पवित्र डोली के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए अपनी आस्था व्यक्त की। देवता से, गोलू देवता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा गया। तो हरिद्वार पहुंची गोलू देवता की डोली का वहां पर भव्य स्वागत हुआ। पवित्र गंगा नदी में डोली को स्नान करवाया गया। इस तरह से वहां पर तमाम श्रद्धालुगणों की जो भीड़ नजर आई, उन्होंने गोलू देवता का दर्शन किया, पूजा अर्चना की उनकी और उनसे आशीर्वाद मांगा।
उधर 25 अक्टूबर को देहरादून में देश का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, इस लेखक गांव के 5 दिवसीय लेखक कला साहित्य उत्सव के दौरान 40 देशों के लोग शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया, इस लेखक गांव का उद्देश्य है कि देश और दुनिया में ऐसे लोग जो कि साहित्य कला लेखन से जुड़े हुए हैं, उनको इस अच्छा परिवेश मिल सके। इस मकसद के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया है, इस उत्सव को रखा गया है। साथ ही देश और दुनिया में एक सृजनात्मक स्थल के रूप में जाना जा सकेगा, ये भी हमारी मंशा है। ये बात रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से इस दौरान वहां मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई। नहीं, विषय तो आपको पता ही था। विषय तो लेखक गांव का है। ये जो देवभूमि उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव बना है और जो 5 दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य और कला का उत्सव हो रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के लोग तो यहीं पर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, वो 65 देश से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत से विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, विचारक, चिंतक सब इस धरती पर आए हैं और मुझे खुशी है कि लेखक गांव को लेकर के लोगों में बहुत न केवल उत्साह है, बल्कि सृजन स्थल पर आकर लोग खड़े होकर के कुछ काम भी करना चाहते हैं। वहीं मंगलौर में युवाओं को संस्कारित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नारसन विकासखंड कार्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारित बनाना, स्वावलंबी बनाना है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा कि लोक संस्कृति बचाने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा, ये उम्मीद उन्होंने जताई। आज प्रांतीय रक्षक दल और खेल विभाग द्वारा ये युवा कल्याण के लिए जितने हम कार्यक्रम चलाते हैं गांव में, तो युवक मंगल दल द्वारा हर गांव के हिसाब से अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। उसमें आज कंपटीशन है उनका। युवक मंगल दल कुछ स्कूलों से भी बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को लेकर है। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। संस्कृति विश्व की धरोहर है। अगर हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रयास है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी और बहन रेखा आर्या जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उससे हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखना चाहिए। ये आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आज जो है विकासखंडीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य जो होता है, हमारा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो हमारी युवा है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। उस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए जितना हम उनको उस रास्ते पे ला सकें वापस, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति पे रहें तो हमारा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो युवा कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक ये हमारे विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः महिला मंगल दल और हमारे जितने भी युवा हैं, इस विकासखंड के जितने युवा हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य हमारा ये उद्देश्य है। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऊर्जा विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। स्थानीय ग्रामीण दीपक बिष्ट ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हालांकि इस दौरान लगाए हैं। तो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर अब जल्द ही मिलने वाले हैं। ग्रामीणों ने हालांकि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी संबंधित अधिकारियों पर लगा दिए हैं। ये सवाल खड़ा किया है, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जो तेज की गई, ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि उसमें धांधली हुई है, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। ऊर्जा विभाग की तरफ से इस प्रक्रिया को शुरू तो किया गया, लेकिन इसमें गड़बड़झाले का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, इस पर अपना विरोध जताया।
वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी छठ पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। बहादुराबाद गंगा घाट पर विशेष तैयारियों के साथ पूजा की तमाम व्यवस्थाएं की गई। पूर्वांचली श्रद्धालु गंगा घाट पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में खूब चहल पहल दिख रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज शाम को सूर्यास्त के समय महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसके बाद पूरी रात संध्या आरती के बाद महिलाएं सूर्य उदय की प्रतीक्षा में जागरण करेंगी। अगले दिन 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से व्रती महिलाएं छठी मैया की आराधना करेंगी। सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हुए व्रत का समापन किया जाएगा। और ये सारी तैयारियां वहां पर ये छठ घाट तैयार किया गया है। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और साफ सफाई के साथ समुचित व्यवस्थाओं के बीच छठ पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए 8 नवंबर को इस छठ महापर्व का समापन होगा। घाटों पर इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई है, जमकर खरीदारी की गई थी और श्रद्धालु छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और जो भी पूरा विधि विधान होता है छठ पर्व मनाने का उसमें लगे हुए हैं। मेरा मदन जी है। मैं इस कमेटी के पूर्वांचल छठ पूजा समिति बिहार का अध्यक्ष हूँ और हमारे माध्यम से ही सारे कार्य यहाँ होता है। आज हम 20 साल से कर रहे हैं। तो पूरी हो चुकी है। सारे लाइट, डीजो, यहाँ टेंट, झांकी सारे चीज़ की जाते हैं और चाय पानी सबका व्यवस्था किया जाता है यहाँ। जी जी। ये कल पर्व हम लोग का नहान खान से आज पहली अर्घ है। आज उगते डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। 24 घंटा उपवास है। ये बिना अन्न जल पानी खाए हुए ये व्रत होता है। बहुत ये शुद्ध पर्व है। बहुत साफ सफाई इसमें महत्व है इसके पर्व में। शाम को 4 बजे घाट पर जाएंगे। वहाँ सब फल सूप में सजा के अब पूजा करती है सब। आज ढलते सूरज के पूजा करेंगे और कल सुबह उगते सूरज के पूजा करेंगे। सबसे पहले नहाते हैं, बनता है चावल, दाल, सब्जी लौकी के। उसको दूसरा दिन खीर बनता है और रोटी बनता है। वहीं एसपी देहात ने झबरेड़ा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव और माल खाने का बारीकी से निरीक्षण किया, जायजा लिया। साथ ही आपराधिक घटनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश जारी किया गया। उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सके, इस दिशा में काम हो रहा है। तो दस्तावेजों का मालखाने का निरीक्षण करने के लिए अपराध पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत वहां पर पहुंचे आला अधिकारी झबरेड़ा थाने का एसपी देहात ने निरीक्षण किया, जायजा लिया। आज झबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें थाने के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनका अद्यतन किया जाना, साथ ही जो हमारे संसाधन हैं उनके रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं उनके निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जो वर्तमान में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं या भविष्य में जो निर्माण कार्य होने हैं उनके संबंध में प्रगति और प्लानिंग दोनों के बारे में जानकारी ली गई है। वहीं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक कर्मचारी पर गबन का आरोप लगा है। जी हां, बता दें आपको, गबन का आरोप लगाया गया है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल छात्रवृत्ति के नाम पर कई लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया। आईआईटी रुड़की की ये कर्मचारी थी।
ट्रांसफर करने पर यह कार्रवाई हुई है। 25,60,000 रुपए कहा जा रहा है आईआईटी रुड़की प्रबंधन की तरफ से कि इस महिला कर्मचारी ने अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। इस तरह से संस्थान के पैसे का उसने गबन किया, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का कहना है मामले में जांच की जाएगी। जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महिला कर्मचारी पर जो फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है आईआईटी रुड़की संस्थान की तरफ से, उसकी जांच जारी है। फिलहाल इस महिला को निकाल दिया गया है, आईआईटी रुड़की संस्थान से बाहर कर दिया गया है और जो 25,60,000 रुपए उसके ऊपर गबन के आरोप लगे हैं, उसने जो अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया है, इस मामले में जांच जारी है। इसमें आईआईटी के कुल सचिव के द्वारा एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर दी गई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा छात्रवृत्ति के पैसे गबन कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने का होगा और लगभग 25 लाख रुपए के गबन की बात इसमें कथित की गई है, अंकित की गई है और अभी उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरिद्वार में श्यामपुर पुलिस ने गला दबाकर हत्या और शव जलाने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों ने रुपये के लालच में शराब के नशे में गोपाल की हत्या की थी। इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 3 नवंबर को एक युवक का अधजला शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हत्या और शव जलाने के मामले में पुलिस ने यह खुलासा किया और जांच पड़ताल के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में जो भी साक्ष्य मिले थे, 3 नवंबर को जो युवक का अधजला शव बरामद हुआ था, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, फुटेज चेक की गई, उसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया। उन तक पुलिस की जो टीमें गठित की गई थी पहुंचा गया और फिर फाइनली दोनों आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया गया। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उमेश्वर धाम के समीप ही एक अधजला शव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष श्यामपुर और सर्कल अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, क्योंकि मामला बड़ा सनसनीखेज था। सबसे पहला प्रयास हमारा इस जो अधजला जो शव था, इसकी पहचान का था, जो कुछ समय तक पहचान में नहीं आ रहा था, आसपास लोगों से पता करने पे नहीं आया। इस समय इसके पास ही कुछ नंबर पड़े हुए थे, इसके बॉडी के पास में ही अधजले हुए, वो भी अधजले हुए ही कागज़ पे थे। उनके माध्यम से इसके जब समीप लोगों के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इसकी पहचान को। वहीं टीएचडीसी की साइट पर हुई वाहन दुर्घटना में लापता परियोजना कर्मचारी युवक का अब तक पता नहीं लग पाया है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने परियोजना कार्य रुकवा दिया। कहा गया कि जब तक इस युवक को नहीं खोजा जाता, तब तक वो कार्य यहां पर शुरू नहीं होने देंगे। बता दें, सोमवार देर रात को हेलंग में टीएचडीसी परियोजना का काम चल रहा था। इसकी साइट पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अलकनंदा नदी में समा गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक घायल है। मगर हादसे के बाद से देवग्राम निवासी और परियोजना कर्मचारी मनमोहन का कुछ अता पता नहीं लग पा रहा। वो अभी भी लापता ही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, युवक को तलाशा जा रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने वहां पर परियोजना के काम को ही रुकवा दिया और कहा, जब तक उस युवक का नहीं पता लग जाता, उस कर्मचारी के बारे में कोई क्लू नहीं मिल जाता, उसे बचा नहीं लिया जाता, तब तक ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट यूं ही पेंडिंग रहेगा। इसका काम, हम इसके काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। गुस्साए ग्रामीणों की तरफ से ये 2 टूक कह दिया गया है।
तो ग्रामीणों की तरफ से काम को वहां पर इस परियोजना का रुकवा दिया गया। कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट का काम तब तक आगे नहीं शुरू कर दिया जाएगा जब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, जो एक लापता युवक है, लापता कर्मचारी है, उसे खोजा जा रहा है, जब तक वो नहीं मिल जाता। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विरोध जताया और कहा कि जब तक उसके बारे में कोई पता नहीं लगता तब तक ये काम, ये प्रोजेक्ट यूं ही रुका रहेगा। तो स्थानीय लोगों के अंदर वहां जबरदस्त गुस्सा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सुरक्षा के जो मानक होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जिस वजह से कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उनको लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लापता कर्मचारी की तलाश की मांग यहां पर तेज हुई है। स्थानीय लोगों ने इस बात पर गुस्सा जताया है, विरोध जताया है और कहा है कि जब तक लापता शख्स के बारे में कुछ पता नहीं लगता तब तक इस परियोजना का काम हम शुरू नहीं होने देंगे।